फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी की बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट ईयर्स के बारे में जानेंगे, जिसका एनसीईआरटी में भी जिसके बारे में बता रखा है। तो हम वो सारी डेट्स एक साथ देख लेते हैं। और नीट के एग्ज़ाम में हर साल एक क्वेश्चन तो डेट्स का पक्का आता ही है कि कौन ये कब हुआ था या इस डेट को कौन निम्न में से कौन सी घटना हुई थी, इन सब को लेके। तो आज हम देख लेते हैं बारी बारी से, सब सारी हम टोटल कर लेंगे एक बार। देखो, 1731 में पहला है, बिश्नोई समुदाय के कई लोगों ने जोधपुर में पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया था। कब दिया था? 1731 की ये घटना है, ठीक है। और ये कहाँ के लोग थे? जोधपुर के थे। उसके बाद 1770 में बेलजार माइंस एंड मिंट प्लांट कैंडल पर ये पिस्टले का प्रयोग हुआ था, वो 1770 में हुआ था, ठीक है। जोसेफ जो पिस्टले थे आपके, और जोसेफ पिस्टले द्वारा ऑक्सीजन की खोज प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये कब बताया गया था? जोसेफ पिस्टले द्वारा 1774 में, ठीक है। उसके बाद है अपने सेल थ्योरी आई थी, वो 1838 में तो स्लाइडेन सेल थ्योरी आई थी, और 1839 में आपके स्वान सेल थ्योरी आई थी। इसीलिए एनसीईआरटी में 1838 से लेकर 1839 लिख रखा है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद 1850 का तो दशक था, उसमें औद्योगिकरण से पहले सफ़ेद पंख वाले मौत ज़्यादा थे। कौन से थे? सफ़ेद पंख वाले, ठीक है। उसके बाद 1854 की अगर मैं बात करूँ तो 1854 में जूलियस वॉन सैक्स ने साबित किया कि ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण में बनता है और स्टार्च के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है पेड़ पौधों में, ठीक है। उसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चो द्वारा ओमनियम सेलुलाई सेलुला सेल सिद्धांत दिया गया था। उसके बाद 1856 से 1863 तक मेंडल ने मटर के बगीचों पे, मटर के पौधे पे काम किया था। उसके बाद 1860 ईस्वी में जूली वॉन सेसे द्वारा विकसित हाइड्रोपोनिक्स तकनीक ऐसी तकनीक है जिसमें बिना मिट्टी के ही प्लांट को पोषक तत्व देकर अपन ग्रोथ करवा देते हैं। तो ये 1860 में आई थी। 1865 में मेंडल ने अपना जो कार्य किया था 56 से 63 तक, उसका अपने वर्क उसने प्रकाशित करवाया था, वंशानुगत के लक्षण, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर वाला। उसके बाद 1866 में लैंगडम डाउन ने डाउन सिंड्रोम की खोज की थी, 1866 ईस्वी में। उसके बाद है 1869 ईस्वी में एक अम्लीय पदार्थ के रूप में डीएनए को सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिक्सचर द्वारा पहचाना गया था और इसे न्यूक्लियन नाम दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है पहले से। उसके अलावा 1891 में अगर हम बात करें तो जावा में खोजे गए जावा मैन के जीवाश्म 1891 में मिले थे। हैंकिंग ने कीट में अक्स बॉडी की खोज की थी। किसने की थी? हैंकिंग ने की थी, जिसमें अक्स ओ टाइप लिंग निर्धारण होता है, अक्सो टाइप लिंग का लिंग निर्धारण होता है। उसके बाद 1892 में डीजे इवानोवस्की द्वारा टीएमवी की खोज की गई थी, डीजे इवानोवस्की द्वारा। 1898 में एमडब्ल्यू बिजेनरिक ने टीएमवी की संक्रामक प्रकृति को प्रदर्शित किया था, ठीक है। और कैमिलो गोल्जी द्वारा गोल्जी बॉडी की भी खोज कब की गई थी? 1898 में की गई थी, ठीक है। उसके बाद 1900 ईस्वी में मेंडल के कार्यों को पुनः दोबारा से एक बार फिर से विकसित किया गया था, और वो 3 वैज्ञानिक थे, हुगो डिब्रीज और कॉल कोरेंस और वॉन शेरमार्क, ठीक है। ये 3 वैज्ञानिक थे, इंग्लिश में देख लीजिए आप एक बार, कॉल कोरेंस और शेरमार्क, हुगो डिब्रीज, ठीक है। उसके बाद 1902 में सटन और बावेरी द्वारा वंशानुगत के क्रोमोसोमल सिद्धांत दिया गया था, 1902 में। उसके बाद 1905 में ब्लैकमैन द्वारा दिए गए पौधों के लिए कारकों को सीमित करने का कानून दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है 1920 के बाद औद्योगिकरण के जो बाद का समय था, उसमें अधिक काले कीट प्रेजेंट थे, ठीक है। ये देखो, ये 1905 वाला लॉ ऑफ लिमिटेशन फैक्टर्स फॉर प्लांट गिवन बाय ब्लैकमैन, ये हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें। और उसके बाद 1928 की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? 1928 में। 1933 से लेकर 1944 तक एवरी मैकॉर्ड मैकार्टी ने ग्रिफिथ के प्रयोग को ट्रांसफॉर्मेशन सिद्धांत का इस्तेमाल किया और निष्कर्ष निकाला कि डीएनए आनुवंशिक सामग्री के रूप में काम करता है, ठीक है। उसके बाद 1938 में दक्षिणी अफ्रीका में कोयलाकैंथ लोबफिन्स को पकड़ा गया, जो कि उभयचर का पूर्वज है। ये क्या है? लोबफिन्स उभयचर का क्या है? पूर्वज कहलाता है, ठीक है। उसके बाद
1947 में जब हमारी स्वतंत्रता हुई थी, भारत देश जब आज़ाद हुआ था, तब भारत की जनसंख्या थी वो 350 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं 1 मिलियन में? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी 350 इंटू 10 लाख। ठीक है। उसके बाद 1950 में के दशक में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ था, और उत्तक संस्कृति जो है, टिश्यू कल्चर जो भी है, टिश्यू कल्चर ये प्लांट में होता है, वो यहाँ पर टिश्यू कल्चर का प्रारंभ हुआ था यहाँ से 1950 से। 1951 में फैमिली प्लानिंग परियोजना स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 1952 में हर्शे और चेस के प्रयोग से साबित किया गया था कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। किसके द्वारा साबित किया गया था? हर्शे और चेस के द्वारा। ठीक है। उसके बाद 1953 में जॉर्ज पालडे द्वारा राइबोसोम की खोज की गई थी। एस.एल. मिलर का उद्विकास का जो प्रयोग था, मिलर के द्वारा जो किया गया था, वो 1953 में हुआ। वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए के डबल हेलिक्स रचना का जो मॉडल है, वो भी कब दिया गया था? 1953 में दिया गया था। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेडरिक फ्रैंकलिन स्टाल प्रयोग के मैथ्यू मेल्सन NH4Cl माध्यम में इकोलाई। ये NH4Cl इंपॉर्टेंट है, यह माध्यम पूछ लेता है कि जो फ्रैंकलिन स्टाल था उसने जो प्रयोग किया था वो कौन से माध्यम में किया था। तो ऑप्शन से कुछ कंपाउंड के नाम लिखे होते हैं, तो ये ध्यान रखना है NH4Cl। इसका दूसरा नाम नौसादर भी होता है। ठीक है। इससे साबित किया कि डीएनए की प्रतिकृति होती है वो अर्धसंरक्षी होती है, यानी आधी तो पूर्वजों वाली होती है और आधी नई फॉर्मेशन होती है। 1958 में वीसिया फैबा नामक जो प्लांट था उस पर टेलर ने प्रयोग किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। रेडियोधर्मी थायमिडीन और डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रकृति का उपयोग किया गया था इसमें, टेलर का जो प्रयोग था। उसके बाद 1960 में हरित क्रांति आई। उसके बाद 1963 में इकोलाई से अलग किया गया प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस। 1963 में ये पहली बार हुआ। 1963 में गेहूं की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना जो कि हरित क्रांति में उपयोग की गई थी। यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि हरित क्रांति में निम्न में से कौन सी गेहूं की किस्म का उपयोग किया गया था। तो सोनालिका और कल्याण सोना। और चावल की भी इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है जया और रत्ना। क्या नाम है उनका? जया और रत्ना। ठीक है। ये भारत में शुरुआत की गई थी 1963 में। 1966 में चावल की व्युत्पन्न अर्धबोनी किस्में, और 1969 में RH व्हीटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण बताया था। 1969 में RH व्हीटेकर ने 5 जगत किंगडम बताया था। ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण के बारे में बताया था। उसके बाद 1971 में डिस्कवरी ऑफ वायरॉइड्स बाय टियोडाइनर। ठीक है। वायरॉइड्स की जो खोज की गई थी वो टियोडाइनर के द्वारा की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को वैध करार दिया था। ठीक है। कब दिया था? 1971 में। ये इंपॉर्टेंट है कि एमटीपी को कब वैध करार दिया गया? 1971 में। ठीक है। उसके बाद 1972 में सिंगर और निकोलसन द्वारा प्लाज्मा झिल्ली का जो द्रव्य लिक्विड मोजेक मॉडल है वो 1972 में दिया गया। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर द्वारा विकसित फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब किया गया? 1972 में। यानी पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने विकसित किया था। कब किया था? 1972 में। और 1972 में परिवार नियोजन और समन्वय के लिए राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई। और भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है। उसके बाद है 1974 में जल अधिनियम और चिपको आंदोलन 1974 में हुए थे। कब हुए थे? 1974 में। उसके बाद 1980 के दशक में संयुक्त वन आंदोलन हुआ। 1981 में वायु अधिनियम आया। एड्स की सबसे पहले सूचना 1981 में मिली थी। कब मिली थी? 1981 में। वायु अधिनियम इंपॉर्टेंट है। 1981 में भारत की आंतरिक विकास जो दर है वो 0.0205 है। ठीक है। ये 1981 के अकॉर्डिंग है और 1981 में बताई गई थी। और 1983 में इकोलाई से एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने मानव इंसुलिन बनाया जिसे हिमुलिन नाम दिया गया था। हिमुलिन नाम था उसका। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई और पर्यावरण मंत्रालय वन विभाग भी बना। ठीक है। उसके बाद 1986 में पर्यावरण अधिनियम बना जिसे NEPA, ये इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म। ठीक है। इसका जो शॉर्ट नेम है इससे पूछा जाता है।
उसके बाद है 1987 में वायु प्रदूषण में शोर को नॉइज को भी वायु प्रदूषण में शामिल किया गया। और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में है वो लागू हुआ 1987 में। और 1988 में राष्ट्रीय वन नीति आई भारत की। उसके बाद 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को प्रभावी किया गया, यानी लागू यहाँ से कह सकते हैं वहाँ बना था, यहाँ लागू कर दिया गया। ठीक है। 1990 के दशक में दिल्ली 41 सबसे प्रदूषित शहरों में चौथे स्थान पर था। 1990 में एडीए की कमी को दूर करने के लिए एक 14 वर्षीय लड़की पर पहली बार क्लिनिकल जीन थेरेपी की गई थी 1990 में। और 1990 में ही मानव जीनोम परियोजना लॉन्च की गई, HGP, इंपोर्टेंट वर्ड है HGP। दोस्तों ये सारी की सारी एनसीईआरटी की इंपोर्टेंट डेट्स हो चुकी है। इनके अलावा एनसीईआरटी में ऐसा भी कोई भी एक ऐसी डेट नहीं है जो और एनसीईआरटी में दे रखी हो। और दोस्तों जितने भी आज के पेपर नीट हो, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू हो, जेट हो, कोई सा पेपर हो, सारे के सारे पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम 85% अबव मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं। तो ये एनसीईआरटी, और इन क्वेश्चनों में से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, यानी ये फिक्स है कि इस वीडियो से एक क्वेश्चन पक्का आना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।